हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। किस तरीके से हम उनको सेपरेट करते हैं और किस तरीके से आइसोलेट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है कि जिस डीएनए को हमें वहाँ से निकालना है, इंटरेस्ट ऑफ डीएनए को, अब डीएनए का तो फ्रेगमेंट काफ़ी बड़ा है, ठीक है, उसे हम इतनी आसानी से तो निकाल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होता है कि हम पहले डीएनए पर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू उसे कट करते हैं। जब हम उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू कट करते हैं तो वो छोटे 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 डीएनए फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मीन्स डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अटैक कराया, जिसके कारण से डीएनए फ्रेगमेंट्स तैयार हो गए, ठीक है। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की अगर हम बात करें, अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमें सेपरेट करना होगा। अब इनको सेपरेट करने का तरीका क्या होता है? दरअसल डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो सेपरेट करना होता है तो उसके लिए एक टेक्निक यूज़ करी जाती है, उसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या प्रोसेस होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका मतलब देखिए इसके नाम में ही है, जेल मतलब होता है इसमें एक जेल का यूज़ किया जाता है। उस जेल का नाम है जो आज के समय में मोस्टली कॉमनली यूज़ हो रहा है, वो जेल का नाम है एग्रोज। उस जेल का नाम है बेटा अग्रोस, ठीक है, जो कि सीवीड से मिलता है, ठीक है, जो कि सीवीड से मिलता है। जब सीवीड से मिल रहा है, इस कारण से ये आपका नेचुरल पॉलीमर कहलाता है। क्या कहलाता है? नेचुरल पॉलीमर। दूसरा पॉइंट है इसका जेल इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है ये प्रोसेस हो रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। एंड नेक्स्ट है आपका फोरेसिस। फोरेसिस फोर्स मतलब होता है पोर, मीन्स उसमें सीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें छेद प्रेजेंट होते हैं। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसमें जो पोर्स होंगे वो थोड़ा बारीक होंगे, और कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो वो पोर्स सीव्स जो है वो ज़्यादा बड़े होंगे साइज में, क्योंकि उसमें जब डीएनए फ्रेगमेंट्स आसानी से पास हो जाते हैं। यहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे हमारे, वो डीएनए फ्रेगमेंट्स निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये निगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि हम सभी को मालूम है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो आपके मेनली किस चीज़ से फॉर्म्ड होते हैं? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट आयन। और फॉस्फेट आयन क्या होता है? निगेटिव आयन होता है, जिस कारण से हमारे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। और जब निगेटिवली चार्ज होने के कारण ये कहाँ पर सेपरेट होंगे? ये एनोड पर आ जाएंगे। कहाँ पर एनोड पर आ जाएंगे? एनोड पर। लोड कहाँ पे होंगे? कैथोड पर आएंगे। सेपरेट कहाँ पर होंगे? एनोड पर, ठीक है। अब ये सीव इफेक्ट्स क्या हैं? ठीक है, मीन्स हमने बोला कि जो फोरेसिस का मतलब होता है सीव्स प्रेजेंट होते हैं, तो सीव इफेक्ट्स के कारण ही तो हमारे जो फ्रेगमेंट्स हैं ये अलग होते हैं। तो सीव इफेक्ट्स के कारण कैसे अलग होते हैं ये? दरअसल होता क्या है कि ये अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ डीएनए ये सेपरेट हो जाते हैं। देखिए मान लीजिए पोर्स हैं, पोर्स का कोई पर्टिकुलर साइज होगा 1 mm 2 mm 3 mm, या कोई अपना डाल्टन के हिसाब से कोई अपना साइज होगा इनके वजन के हिसाब से, ठीक है। अब क्या होगा उसमें, अगर कोई पोर है मान लीजिए 1 mm का, तो उसमें से सेम साइज का जो फ्रेगमेंट होगा, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम साइज का कोई अगर फ्रेगमेंट होगा तो वो थोड़ा सा दिक्कत से निकलेगा। मीन्स अगर आपको कहीं से निकलना है, अगर वो सेम साइज आप टाइट होकर वहाँ से निकलेंगे तो आप धीमे धीमे निकल पाएंगे। लेकिन आपसे पतला कोई व्यक्ति होगा, उस साइज से छोटा कोई व्यक्ति होगा, तो वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल जाएगा और आपसे ज़्यादा आगे तक पहुँच जाएगा। कहने का मतलब जो स्मॉल साइज फ्रेगमेंट्स होते हैं वो इन सीव से निकलकर ज़्यादा दूरी तक मूव कर जाते हैं, मतलब ज़्यादा आगे जाके कलेक्ट होते हैं। और जो आपके लार्ज साइज के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा दूरी तक नहीं कर पाते हैं, वो सीव्स के थोड़ा सा आगे जाकर ही वहीं पर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सीव इफेक्ट्स है। मीन्स सीव इफेक्ट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा आई थिंक। सीव से बाहर निकलना तो छोटे फ्रेगमेंट्स ज़्यादा दूरी तय कर लेंगे और जो लार्ज फ्रेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाते हैं। अब इन डीएनए सेगमेंट जिन्हें हमको सेपरेट किया, जिनको हमने इनसे अलग कर लिया सीव इफेक्ट्स के थ्रू, वो हमें जनरली विजुलाइज नहीं हो सकते, हमको आसानी से वो दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उनको हम लोग इथीडियम ब्रोमाइड से थ्रू स्टेन करते हैं। क्या करते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड के थ्रू स्टेन करते हैं। ये जो इथीडियम ब्रोमाइड है ये केवल डीएनए के साथ बाइंड होती है, कंपाउंड है ये, ठीक है, ये केवल डीएनए को बाइंड करती है। जब इससे स्ट्रेन करते हैं, जब डीएनए का हमारा फ्रेगमेंट स्ट्रेन हो जाता है तो उस पर हम यूवी लाइट रेज का रेडिएशन डालते हैं, यूवी रेडिएशन उस पर डालते हैं। जब यूवी रेडिएशन पड़ेगा तो यही फ्रेगमेंट्स जो है ये कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर हो जाता है ऑरेंज कलर का। कैसा हो जाता है ये? ऑरेंज कलर का। और ये आपको विजुलाइज
होने लगता है। और जब ये विजुलाइज हो गया आपको, अब हम इसे वहाँ से सेपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। हमें जो भी इंटरेस्ट ऑफ जीन होगा उसे यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। मीन्स डीएनए के सेपरेट बैंड को एग्रोसेल जेल से कट करके निकालना और जेल पीस से उन्हें एक्सट्रैक्ट करना, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है एल्यूशन। क्या कहलाती है? एल्यूशन। ठीक है। और इस तरीके से हम एक प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स को वहाँ से कलेक्ट करते हैं और उसको क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। ठीक है। ये तो हमारा एक थ्योरेटिकल पोर्शन था, ओवरव्यू। अब आप इसकी थ्योरी पे आ जाइए। थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस रिजल्ट इन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू हम लोग डीएनए को कट करते हैं, जिससे हमारा डीएनए फ्रेगमेंट में वो बदल जाएगा। डीएनए किसमें बदल जाएगा? डीएनए फ्रेगमेंट्स में बदल जाएगा। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। ये जो टेक्निक है, जिस टेक्निक के थ्रू इन फ्रेगमेंट्स को अलग करेंगे, इस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। यहाँ पर उसका मीन्स नहीं दिया, जेल मतलब हो गया कौन से जेल का यूज़ कर रहे हैं, वो आगे दिया होगा अग्रोज। ठीक है। और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, फोर्सेस मतलब सीव इफेक्ट के थ्रू। ठीक है। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, में डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। मैंने आपको बताया नेगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। और फॉस्फेट कैसा होता है? नेगेटिवली होता है, आयन। ठीक है। इस कारण से ये भी नेगेटिवली इफेक्ट को शो करता है। ठीक है। मॉलिक्यूल दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड द एनोड। अब नेगेटिवली चार्ज इसके कारण से कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा? एनोड पर। और लोड कहाँ पर हो जाएगा? कैथोड पर, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम या मैट्रिक्स। Nowadays the most commonly used matrix is agarose, which is natural polymer extracted from seaweeds। ये भी मैंने आपको बता दिया। The DNA fragments separate या resolve according to their size through sieve effect। मीन्स DNA fragments अपने साइज के अकॉर्डिंग sieve effects के थ्रू अलग होते हैं। ये sieve effects कहाँ प्रेजेंट है? एग्रोज जेल में प्रेजेंट होता है। Hence the smaller the fragment size, the further it move। मीन्स फर्दर का मतलब दूर जाके कलेक्ट होता है। अब नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट साइज है वो इन वॉल जो लिखी हुई है आपकी, इससे दूर कलेक्ट है, लेकिन जिनका साइज लार्ज है वो पास में चलते कहीं जब जा रहे हैं। ठीक है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट नंबर 1 की बात करें, देखिए नीचे लिखा हुआ नंबर 1 कैसा है? अनडाइजेस्टेड। जो अनडाइजेस्टेड है वो वैसा का वैसा ही वहाँ पे निकल आएगा, बट जो डाइजेस्टेड है वो अलग अलग पार्ट में, कई पार्ट में कट हो गया। मीन्स अनडाइजेस्टेड मतलब वो अनकट है, और डाइजेस्टेड मीन्स वो कट पार्ट है, मीन्स फ्रेगमेंट्स उसमें कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। मीन्स अगर आप सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखना चाहते हैं तो केवल आप उसे स्टेन करने के बाद ही देख सकते हैं। अब स्टेनिंग होती किसके थ्रू है? इथिडियम ब्रोमाइड के थ्रू। किसके थ्रू? इथिडियम ब्रोमाइड के थ्रू होती है। ठीक है। क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड केवल डीएनए के साथ ही बाइंड करता है और किसी के साथ बाइंड नहीं करेगा। फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी। अब जब हमने वहाँ पर इथिडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन करा दिया तो अब उस पर हम यूवी रेडिएशन डालते हैं। ठीक है। जब यूवी रेडिएशन डालेंगे हम लोग, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए। तो आपको वो डीएनए का जो बैंड है वो ऑरेंज कलर का विजुलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यूवी लाइट रेज पड़ने के बाद द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट out from the agarose gel and extracted from the gel piece। this step is known as elution। ठीक है। मीन्स अभी सेपरेटेड बैंड है, इसको हम लोग एग्रोसेल जेल के थ्रू कट करना और वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना उस जेल पीस से, ये स्टेप कहलाता है आपका एल्यूशन। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे। इस तरीके से हम एक प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लोनिंग वेक्टर से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बेटा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्लोनिंग वेक्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।